बड़े लंबे समय से मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसके ऊपर चर्चा भी करना चाह रहा था, लेकिन किसी न किसी वजह से वह सही समय नहीं आ पा रहा था और सही स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते उस किताब की चर्चा थोड़ी दूर छूट गई थी। कारण ये था कि बिहार में चुनाव चल रहा था, तो चुनाव के ऊपर ही बीच बीच में मैं चर्चा कर रहा था, तो उसके चलते सही उपयुक्त समय नहीं मिल पा रहा था। अब चुनाव ख़त्म हो गया है तो उपयुक्त समय मुझे मिल गया है, तो उसके ऊपर मैं एक छोटी सी चर्चा, छोटा सा एक संवाद करने जा रहा हूँ। तो लंबे समय से जो मैं एक किताब पढ़ रहा था वह किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह किताब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, जैसा कि इसका शीर्षक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये एक हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे और ये बहुत पहले इनका अस्तित्व हुआ करता था, आज से 100 सालों पहले। और मुझे जैसा कि इस पुस्तक में पता चला है, ये इसका प्रकाशन भी कम से कम 100 सालों पूर्व का है, लेकिन इस किताब में मटेरियल ऐसा है, सामग्री ऐसा है, इसकी कथा वस्तु ऐसी है कि ये आज भी पाठकों के बीच, खास के हिंदी साहित्य के पाठकों के बीच अभी भी यह किताब लोकप्रिय है। तो लोकप्रिय इस मामले में है कि इसमें कोई कहानी नहीं है, इसमें कोई कविता नहीं है, इसमें कोई उपन्यास नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य किस तरह से पिछले 1000 सालों में भारत में विकसित हुआ और हिंदी कैसे धीरे धीरे परिवर्तन करता हुआ आज हमारे इस रूप में आया हुआ है, उसके बारे में इस किताब में वर्णन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज से करीब 1000 साल पहले हमारे यहाँ, हमारे देश में, हिंदुस्तान में हिंदी का कोई प्रचलन नहीं था, हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं थी। खास के साहित्य के मर्मज्ञों के बीच या बुद्धिजीवियों के बीच, लेखकों के बीच मूल रूप से संस्कृत वह भाषा थी। शिष्ट जनों के बीच संस्कृत वह भाषा थी जिसमें साहित्य की रचना होती थी और जिसमें मूल रूप से इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि पहले साहित्य की सबसे बड़ी विधा पद्य होती थी, मतलब कविता के रूप में। तो पहले जो भी साहित्य का निर्माण हुआ करता था वह कविता के फॉर्म में हुआ करता था। पहले कहानी या उपन्यास या नाटक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। आज से 1000 साल पहले या 500 सालों पहले के लेखक मूल रूप से कवि थे, जो इस किताब को पढ़ने से जो जानकारी मिलती है। तो पहले के लेखक कवि थे, वो कविता के रूप में साहित्य की रचना करते थे और वह रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में चलती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चूँकि परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को देखते हुए धीरे धीरे स्थानीय भाषा या आंचलिक भाषा भी कह सकते हैं, जैसे हमारे देश में उस समय कई जगहों पे ब्रज भाषा चलती थी, अवधी भाषा चलती थी, जिसमें रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी और जिसमें और बहुत सारे कवि हुआ करते थे। उन कवियों का भी जिक्र इस किताब में मिलता है। तो उन कवियों ने ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मैथिली भाषा में, मिथिला में खास के मैथिली भाषा में बहुत रचनाएं हुई है और उन रचनाओं को पाठकों ने उसको जगह दिया है। लेकिन समय के साथ संस्कृत का व्यवहार धीरे धीरे घटता गया और संस्कृत का एक तरह से इन स्थानीय भाषाओं में एक तरह से मिलावट होता गया और वह मिलावट के बाद एक अपभ्रंश भाषा की शुरुआत हुई, जिसका आधुनिक रूप है हिंदी। हिंदी की शुरुआत संस्कृत से हुई है, लेकिन उसका मिलावट, उसमें अवधी भाषा भी है, उसमें मैथिली भाषा भी है, उसमें ब्रज का भी रूप उसमें आता है। तो इन तीनों चारों भाषाओं का जब एक समग्र रूप बनता है तो उसका परिष्कृत रूप हिंदी भाषा होती है और उसी भाषा के ऊपर इस किताब में जिक्र किया गया है, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यह एक मोटी किताब है,
लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए मुझे तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 2 महीने से ज़्यादा का मैंने इस पे समय दिया। लेकिन उन पाठकों के लिए यह किताब बिल्कुल नहीं है जो खास के साहित्य पढ़ना चाहते हैं, उपन्यास पढ़ना चाहते हैं या जो कहानियाँ केवल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यह किताब थोड़ी सी बोरिंग है, थोड़ी सी उबाऊ किस्म की है। इसकी भाषा भी थोड़ी सी जटिल है और संस्कृत निष्ठ तो नहीं कह सकते जिसमें संस्कृत के शब्दों का समावेश रहता है, तो इसमें खास के हिंदी भाषा का ही समावेश है, लेकिन थोड़ी सी जटिल है। समझने में सामान्य पाठकों को थोड़ी दिक्कत आती है, मेरे जैसे पाठक को भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि वाक्यों का विन्यास, वाक्यों की संरचना थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो इस क्लिष्टता को पढ़ते हुए जो पाठक समझ सकते हैं वो इस किताब को पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ते हुए थोड़ी बहुत जानकारी जुटा सकते हैं, खास के हिंदी साहित्य के बारे में। तो हिंदी साहित्य के बारे में जिन लोगों को जानकारी जुटानी है, जिन लोगों को अध्ययन करना है, वो इस किताब को पढ़ सकते हैं और इस किताब को पढ़ के अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं कि पिछले 1000 सालों में हिंदी भाषा का उद्गम कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज जो हिंदी भाषा हमारे परिष्कृत रूप में हमारे सामने है, वह उस भाषा का विकास कैसे हुआ। तो इसमें कई सारे लेखकों का भी जिक्र आता है, कई सारे हिंदी साहित्य के लेखकों का जिक्र आता है। इसमें मूल रूप से आधुनिक भारत के भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाम आता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा योगदान इस रूप में है कि जैसा कि पहले आज से 1000 साल पहले या आज से 500 साल पहले हिंदी में या किसी अन्य भाषाओं में भी गद्य की प्रधानता नहीं थी, यानी कहानियों का प्रचलन नहीं था लेखकों के बीच। वह कविताएं लिखते थे, वह खास के कविता के फॉर्म में साहित्य की रचना करते थे। लेकिन जब भारतेंदु हरिश्चंद्र आए तो उन्होंने हिंदी को मजबूत रूप से उन्होंने स्वीकार किया और साथ में हिंदी में कहानियों का भी उन्होंने शुरुआत की। हिंदी भाषा में कहानियों की भी उन्होंने शुरुआत की थी। उससे पहले हिंदी भाषा में कहानियाँ नहीं लिखी जाती थी, लेकिन वो पहले व्यक्ति थे, वो अल्पायु में ही उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया। कुछ उन्होंने नाटक भी लिखे हैं और उनकी देखा देखी, उनको देखकर और उनसे प्रेरणा पाकर और कई लेखकों ने हिंदी भाषा में कहानियाँ लिखना शुरू की। और आज हमारे साहित्य में आज हम जो देखते हैं कि हिंदी भाषा में बहुत सारे उपन्यास मिलते हैं, जैसे प्रेमचंद का या जैसे भगवती चरण वर्मा का या फिर और बहुत सारे लेखकों का, तो वो कहीं न कहीं उसकी देन, उसकी शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में मिलती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भी योगदान रहा है हिंदी साहित्य में, उसका इसमें बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन किया गया है। तो उसके बारे में भी हम ये पढ़ के समझ सकते हैं इस किताब को। इसके अलावा इस किताब की एक छोटी सी कमी मुझे समझ में आई ये कि इसमें ज़्यादातर पद्य साहित्य का ही वर्णन किया गया है, गद्य साहित्य का वर्णन कम किया गया है। हिंदी साहित्य के कविता पक्ष का ही ज़्यादातर इसमें वर्णन किया गया है। कहानियों का, उपन्यासों का, नाटकों का सतही तौर पर इसमें लेखक ने छुआ है और उसके बारे में बताने की कोशिश की है। गंभीरता से या विस्तार से इस पुस्तक में उस चीज़ के बारे में, उस पहलू के बारे में उन्होंने वर्णन कम किया है। जैसे प्रेमचंद का वर्णन इसमें बहुत कम किया गया है, जैसे भगवती चरण वर्मा जो बहुत बड़े उपन्यासकार रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत बड़े उपन्यास रहे हैं, तो उनके औपन्यासिक कृति के बारे में कम वर्णन किया गया है, कवियों के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो ये सब सारे बिंदुओं को ध्यान में रख के कोई भी पाठक जिन्हें हिंदी साहित्य के बारे में रुचि है और हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानने की रुचि है, वह इस किताब को पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी जुटा सकते हैं।